नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का 10वां पार्ट, जिसमें हम आपको मौर्योत्तर काल के भारत का संपूर्ण रिवीजन कराएंगे। तो देखते हैं, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण जो हुए हैं उनमें हिंद, शक, पहलव, कुषाण, तो इन 4 जातियों ने मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण किया है। तो इनके बारे में हम एक क्रम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले कौन सी जाति ने आक्रमण किया है, तो हिंद यमन। तो इनको क्या यूनानी भी कहते हैं, इनको ये भी याद रखिएगा, हिंद यमन को यूनानी भी कहते हैं। तो इंडो ग्रीक, इनको इंडो ग्रीक भी कहते हैं और हिंद यमन भी कहते हैं। तो इनके 2 वंश थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और शासन भी किया था। तो डेमेट्रियस सबसे पहले है, दूसरा है यूकेटाइडिड्स। तो इन 2 शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था और शासन किया था। तो इंडो ग्रीक की भारत विजय का काल डेमेट्रियस प्रथम से प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा, डेमेट्रियस प्रथम के काल से इंडो ग्रीक का काल शुरू होता है। तो इसी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। और आगे देखते हैं, उस समय बैक्ट्रिया का शासक डियोडोटस था। ये भी याद रखिएगा, बैक्ट्रिया का शासक कौन था उस समय, तो डियोडोटस था। और आगे देखते हैं डेमेट्रियस प्रथम ने 183 ईसा पूर्व में पंजाब के कुछ भाग को जीता। तो डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व में पंजाब के कुछ भाग को जीता था। आगे देख लेते हैं, इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी साकल राजधानी थी, जो आधुनिक में सियालकोट के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसकी आधुनिक राजधानी सियालकोट थी। तो देखते हैं, राजा की उपाधि यूनानी व खरोष्ठी लिपि के सिक्के इसने चलाए। तो इसने राजा की उपाधि ली थी, कौन, डेमेट्रियस प्रथम ने राजा की उपाधि, और इसने यूनानी और खरोष्ठी लिपि के सिक्के चलाए थे। आगे देख लेते हैं, डेमेट्रियस के बाद यूकेटाइडिस ने भारत के कुछ भाग को जीता था। तो डेमेट्रियस के बाद यूकेटाइडिस ने भारत के कुछ भाग को जीता था। और इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी तक्षशिला राजधानी थी। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि दूसरे डेमेट्रियस के बाद जो यूकेटाइडिस ने भारत पर आक्रमण किया, तो इसकी राजधानी कौन इसने बनाया था, तो इसने तक्षशिला बनाया था। आगे देख लेते हैं, बैक्ट्रिया में अंतिम यवन शासक कौन था, तो हेलियोक्लीस था। यह भी पूछा जाता है कई बार कि बैक्ट्रिया में अंतिम यवन शासक कौन था, तो हेलियोक्लीस था। आगे देख लेते हैं, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो सबसे प्रसिद्ध शासक हिंद यवन में मिनांडर हुए हैं, जिनका शासनकाल था 165 से 145 ईसा पूर्व। संभवतः डेमेट्रियस कुल का थे। तो याद रखिएगा, ये डेमेट्रियस कुल के ही थे, लेकिन इनके बारे में इतिहासकार अभी भी मौन है, क्योंकि उनको अभी भी इसका सही प्रमाण रूप से वंश का पता नहीं चला है। तो इनको इसके बारे में कहा जाता है कि ये डेमेट्रियस कुल के ही थे। और देख लेते हैं, इसकी राजधानी क्या थी, तो साकल थी। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था उस समय। आगे देख लेते हैं, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर का संवाद मिलता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो। तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो याद रखिएगा। तो मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर का संवाद मिलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। आगे देख लेते हैं, यूनानियों की देन। तो यूनानियों की भारत को क्या देन थी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यूनानियों ने राजत्व का दैवीय सिद्धांत दिया था। तो यूनानियों ने राजत्व को दैवीय सिद्धांत दिया था, अर्थात राजा को इन्होंने दैवीय रूप माना था कि ईश्वर का ये प्रतिनिधि है। आगे देख लेते हैं, सांचों से सिक्का निर्माण विधि, ये यूनानियों की देन है। और देख लेते हैं, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र और तिथियांकन, ये यूनानियों की देन है। और कालगणना, संवत, कैलेंडर, ये भी यूनानियों की देन है कि कालगणना, संवत और कैलेंडर। आओ देख लेते हैं, ज्योतिष कला का विकास भी इनके समय में सबसे अधिक हुआ है। तो ज्योतिष कला का विकास भी इनके समय में सबसे अधिक। और देख लेते हैं, रंगमंच में यवनिका पर्दे का शुभारंभ, ये रंगमंच में यवनिका पर्दे का शुभारंभ इन्होंने किया है। आगे देख लेते हैं, शक। उसके बाद देखते हैं, हिंद यवन के बाद शक भारत पे आक्रमण करते हैं। तो शकों में देख लेते हैं, सबसे पहले ये मूल निवासी कहाँ थे, तो ये सीरिया के उत्तरी भाग के थे। तो शक सीरिया के उत्तरी भाग के मूल निवासी थे।
और भारत में प्रवेश ये बोलंदंदे से करते हैं। तो ये बोलंदंदे अफगानिस्तान से ये भारत में प्रवेश करते हैं। आगे देख लेते हैं। 5 शाखाओं में शक विभक्त थे, तो शकों की 5 शाखा भारत में विभक्त थी, ये भी याद रखिएगा। तो ये एक तो अफगानिस्तान में थी, दूसरी मथुरा में, तीसरी ऊपरी दक्कन में, चौथी पंजाब में थी और 5वीं पश्चिमी भारत में। लेकिन इनको मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांटते हैं। एक उत्तरी क्षत्रप, क्योंकि इनमें शकों को राजा के रूप में क्षत्रप बोलते थे, तो एक उत्तरी क्षत्रप, दूसरी पश्चिमी क्षत्रप, 2 रूप में बांटी गई हैं। लेकिन 5 इतिहास में इसको 5 भागों में बांटा गया है। 5 शाखाएँ थी टोटल। सबसे प्रसिद्ध कौन थी? तो पश्चिमी क्षत्रपों में नहपान सबसे प्रसिद्ध था, ये भी याद रखिएगा। पश्चिमी क्षत्रपों में सबसे प्रसिद्ध नहपान था। और देख लेते हैं, कादर्पक वंश में रुद्रदामन प्रसिद्ध था सबसे ज़्यादा। कादर्पक वंश में सबसे ज़्यादा रुद्रदामन प्रसिद्ध था। और देख लेते हैं नहपान के बारे में देख लेते हैं, जो सबसे प्रसिद्ध शासक था। सिक्कों पर राजा संबोधन और अजमेर व नासिक से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये याद रखिएगा। और सिक्कों पर राजा शब्द संबोधन नहपान के लिए किया गया है। आगे देख लेते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नहपान को किसने पराजित किया था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ये सातवाहन वंश का शासक था। रुद्रदामन को देख लेते हैं। रुद्रदामन शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक। तो रुद्रदामन शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख, तो संस्कृत भाषा में है ये जूनागढ़ अभिलेख, ये भी याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार और शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक तो रुद्रदामन। आगे देख लेते हैं, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रुद्र सिंह तृतीय था। तो रुद्र सिंह तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित किया गया था। आगे देख लेते हैं, पहलव या पर्शियन साम्राज्य। मूल निवासी ईरान के थे। वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम और 171 से 131 ईसा पूर्व। 171 से 131 ईसा पूर्व वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम। सर्वाधिक शक्तिशाली गोंडो फर्नेज। और इस साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा हुआ। तो इस साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा हुआ। कुषाण वंश। अगला वंश देख लेते हैं, कुषाण वंश। तो कुषाण वंश ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश के कई शासक काफ़ी फेमस हुए हैं और इनके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, इनको सबसे पहले यूची या तोचेरियन कहा जाता था, क्योंकि ये चीन से आए थे, तो चीनी नाम में होते थे। चीनी जो वहाँ की एक जात थी यूची, इसलिए इसे यूची या तोचेरियन कहा जाता है। और देख लेते हैं, इनका मूल स्थान चीन था। प्रमुख शासक देख लेते हैं, तो प्रमुख शासक सबसे पहले कुजुल कडफिसिस। तो याद रखिएगा, प्रमुख शासक था कुजुल कडफिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुषाण वंश का संस्थापक था। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसिस था। इसका शासनकाल 15 से 65 ईस्वी है। तो याद रखिएगा 15 से 65 ईस्वी है। और देख लेते हैं, उसने तांबे के सिक्के चलाए थे, क्योंकि यह यूनानियों से ज़्यादा प्रभावित था, जिस कारण से यूनानियों की कला सीखकर इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। अगले शासक में देख लेते हैं, विम कडफिसिस। तो विम कडफिसिस कौन था? तो विम कडफिसिस वास्तविक संस्थापक था। 15 से 65 ईसा पूर्व इसका शासनकाल है। तो ये 15 से 65 ईसा पूर्व शासनकाल है और ये वास्तविक संस्थापक था। बड़ी संख्या में सोने के सिक्के इसने चलाए थे। तो याद रखिएगा, बड़ी संख्या में सोने के सिक्के इसने चलाए थे और सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो विम कडफिसिस है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और पूछा जा सकता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था कुषाण का? तो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम कडफिसिस था, जबकि यदि सिर्फ संस्थापक पूछा जाए तो कुजुल कडफिसिस। और इसकी उपाधियाँ कौन कौन थी? तो इसकी उपाधियाँ थी महेश्वर, महाराज, राजाधिराज और सौलोकेश्वर, ये इसकी उपाधियाँ थी। आगे देख लेते हैं, कनिष्क। तो कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था। 78 ईस्वी में राज्यारोहण किया व शक संवत चलाया। तो 78 ईस्वी में राज्यारोहण इसका हुआ और इसने शक संवत चलाया। प्रथम राजधानी इसकी पेशावर थी पुरुषपुर और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। तो प्रथम राजधानी पेशावर थी पुरुषपुर और द्वितीय राजधानी ये मथुरा थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
याद रखिएगा। इसकी 2 राजधानियाँ थी कनिष्क के समय, एक पेशावर पुरुषपुर में थी और दूसरी थी मथुरा उत्तर प्रदेश में। आगे देख लेते हैं। कश्मीर जीतकर इसने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कश्मीर जीतकर इसने कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी। और बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ये कनिष्क के ही समय हुआ था इसका आयोजन। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये भी कई बार इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के समय कुंडलवन में आयोजन, ये जम्मू कश्मीर में है। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। आगे देख लेते हैं प्रमुख दरबारी व्यक्ति कौन कौन थे। ये काफ़ी फेमस दरबारी व्यक्ति थे, जिनमें पार्स है, अश्वघोष है, वसुमित्र है, चरक है, ये एक चिकित्सक थे चरक, और नागार्जुन है, ये एक दार्शनिक थे। ये बौद्ध धर्म के एक दार्शनिक थे, जिन्हें जो शून्याचार से इनका संबंध होता था, उसके ये प्रवर्तक थे शून्याचार से। आगे देख लेते हैं। चीन के शासक पान चाओ से पहले पराजित हुआ है। ये शासक पहले चीन के शासक पान चाओ से पराजित हुआ, लेकिन बाद में उसे हरा दिया है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने कई नगरों की स्थापना की, साथ ही साथ इसने कई सोने के सिक्के और भी जन सामान्य योग्य इसने कार्य करवाए थे, इसलिए इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। हुविस्क अंतिम शासक, ये कुषाण वंश का अंतिम शासक था। ये इसका इम्पोर्टेंट कि हुविस्क कुषाण वंश का अंतिम संस्थापक और वासुदेव से ये पराजित हुआ था। तो ये आपको सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आपको यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ओके, थैंक यू, बाय।